Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. हेलो स्टूडेंट्स, कल्पना कीजिए कि आप वर्ष 2025 में जब अर्थव्यवस्था दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई है भारत की, और साथ ही साथ हम इतने नए प्रयोग, अनुसंधान, AI और अलग अलग तकनीकियों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और हम अपनी जीडीपी के कैलकुलेशन का आधार 15 साल पुराना वर्ष 2011-12 को आधार लेकर चल रहे हों, तो क्या वास्तव में हम सही तरीके से अपने आंकड़ों को वैल्यूएट कर पाएंगे? नहीं। और इसी समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है कि अब जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी इन सबके आधार वर्ष बदल दिए जाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है जीडीपी, आईआईपी और सीपीआई, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी जानेंगे आधार वर्ष क्या होता है, आधार वर्ष क्यों बदला जाता है, इसके बदलने के क्या प्रभाव पड़ेंगे, और इसके प्रभाव केवल भारत सरकार पर नहीं, हम पर, आप पर और साथ ही साथ निवेशकों पर क्या पड़ेंगे, यह भी जानना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में इन सब चीजों को कवर करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक है हमारा जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी का नया बेस ईयर, नया आधार वर्ष एक्सेप्ट किया गया है, और इस आधार वर्ष में क्या क्या चीजें शामिल होंगी उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है इस वीडियो में, किन किन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम नई घोषणा क्या की गई है उसके बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे। उसके बाद बेस ईयर क्या होता है, आधार वर्ष का कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको समझाएंगे, और उसके बाद जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी होते क्या हैं, बहुत आसान और सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद इसमें बदलाव क्यों किया गया और इसके बदलाव के फायदे और प्रभाव क्या होंगे। तो नई घोषणा क्या है, वास्तव में एक समिति का गठन किया गया था वर्ष 2024 में, जो कि एक 26 सदस्यीय सलाहकार समिति थी। इस समिति का उद्देश्य यह था कि जीडीपी डेटा के लिए हम नए बेस ईयर को तय करें। इसमें जो समिति का नाम था, वो समिति का नाम था एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। इसके चेयरमैन थे विश्वनाथ गोल्डर। तो इसके साथ साथ क्या क्या इसमें घोषणा की गई, इस समिति की रिकमेंडेशंस के आधार पर सरकार ने क्या क्या घोषणा की हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। जीडीपी के लिए नया आधार वर्ष घोषित किया गया है वर्ष 2022 और 23 को, जो कि 27 फरवरी 2026 से लागू होगा। और साथ ही साथ हमारा पुराना बेस ईयर भी हमें याद होना चाहिए, वो था 2011-12, जो कि अब लगभग 15 वर्ष पुराना आधार वर्ष हो गया था, इररिलेवेंट हो चुका था, और इसमें वे सारी चीजें और नए कंज्यूमर पैटर्न शामिल नहीं हो पा रहे थे। इसके बाद इंडेक्स ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए भी नया आधार वर्ष 2022-23 ही तय किया गया है, जो कि सेम है, और ये जो है 2026-27 से इस पर डेटा आना शुरू हो जाएगा। पुराना आधार वर्ष इसका भी 2011-12 ही हुआ करता था। अगला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसका नया आधार वर्ष 2024 डिसाइड किया गया है, और ये 2026 की पहली तिमाही से इसके आधार पर आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि इसके लिए जो आंकड़े आएंगे वो जो एनएसओ का हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे होता है, जो घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण होता है, उसके 2023-24 के आंकड़ों के आधार पर इसे लाया जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश कीजिए इनको नोट डाउन कीजिए, और अगर आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो मैं लास्ट में बताऊंगा ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। बेस ईयर की अवधारणा को समझिएगा। आधार वर्ष क्या होता है? देखिए, आधार वर्ष किसी अर्थव्यवस्था का एक सामान्य आर्थिक वर्ष होता है, जहां पर बहुत तेजी से ना ग्रोथ हुई हो, ना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हुए हो। एक सामान्य आर्थिक वर्ष होता है जहां हर सेक्टर में सामान्य तरीके की ग्रोथ हुई हो, ठीक है। और इससे तुलना करके हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के आर्थिक संकेतकों को मापते हैं। तो बेस ईयर जो होता है वो वास्तव में किस प्रकार से कैलकुलेट करता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो जब हम किसी भी चीज की, मान लीजिए कि आप कीमत की गणना कर रहे हैं, तो कीमत की गणना आप दो तरह से करेंगे, या तो आप करेंट प्राइस पर करेंगे, चालू प्राइस पर करेंगे, या तो आप बेस ईयर पर करेंगे। इन दो आधारों पर आप गणना करते हैं किसी भी देश की जीडीपी की, सीपीआई की, विभिन्न प्रकार के संकेतकों की।
बेस ईयर पर कैलकुलेशन करने से क्या फायदा होता है? बेस ईयर से जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें ये रियल में पता चलता है कि क्या वास्तव में हमारी जीडीपी में वृद्धि हुई है, या जो वृद्धि हमें दिखाई दे रही है वो सिर्फ महंगाई बढ़ने के कारण हुई है। यानी कि वास्तव में क्या प्रोडक्शन बढ़ा है, उत्पादन बढ़ा है वस्तुओं और सेवाओं का, इस कारण हमारी जीडीपी बढ़ी दिखाई दे रही है, या फिर वास्तव में हमारा प्रोडक्शन और सेवाओं और वस्तुओं का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है लेकिन महंगाई बढ़ गई है इसलिए हमारी जीडीपी बढ़ गई है। तो ये अंतर पता करने के लिए हमें बेस ईयर की कॉन्सेप्ट को प्रयोग करना पड़ता है। यानी कि इसका सबसे मेन प्रभाव क्या होता है, सबसे मेन काम क्या होता है आधार वर्ष का, कि हमें पता चलता है कि आधार वर्ष के कैलकुलेशन से क्या पता चलता है कि मुद्रास्फीति कितनी हुई है और कैसे हुई है। और जब हमें मुद्रास्फीति का प्रभाव पड़ता है, पता चलता है कि क्या वास्तव में मुद्रास्फीति की वजह से जीडीपी बढ़ी है या रियल में प्रोडक्शन बढ़ा है। तो जब हमें यह पता चल जाएगा कि रियल में प्रोडक्शन बढ़ा है तभी उसे हम वास्तविक विकास मानेंगे। महंगाई बढ़ने के कारण अगर आंकड़े बढ़ रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ा अच्छा सूचक नहीं माना जाएगा। इसके साथ साथ जैसे सीपीआई के 100 बेस ईयर में इसको सूचकांक का संख्या मान लिया जाएगा। ठीक है, अब ये जीडीपी क्या है, सीपीआई क्या है और आईआईपी क्या है। तो जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है एक वित्तीय वर्ष में या एक वर्ष में किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर जितना भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उन सब का मौद्रिक मूल्य जो होता है वो जीडीपी कहलाता है। ठीक है, सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, या इसको हम मौद्रिक मूल्य कह सकते हैं, ये जीडीपी कहलाता है एक देश के अंदर। ठीक है, सीपीआई क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? ये वास्तव में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आम आदमी के जीवन में सामान कितना महंगा हुआ है ये नापता है। लेकिन ये होता क्या है? जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, वो वास्तव में एक तरीके से इस प्रकार की मेथोडोलॉजी इसमें इस्तेमाल की जाती है कि हम एक कंज्यूमर बास्केट बनाते हैं। ठीक है, यानी कि एक उपभोक्ता ऑन एन एवरेज कौन कौन सी चीजों का उपभोग करता है, किन किन वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कर रहा है। अब उनका हमने मूल्य निकाल लिया, उसी टोकरी के मूल्य अगले समय पर कितने हुए, तो ये जो मूल्यों का अंतर है सेम टोकरी का, उसी को हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में ये है आपका सीपीआई। ठीक है, और इंडेक्स ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है? ये वास्तव में कितना इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन हुआ है, कुल प्रोडक्शन की वैल्यू बताता है। तो ये हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमें पता चले उद्योगों में कितना प्रोडक्शन हुआ, ये भी पता करना कि महंगाई कितनी बढ़ी और उपभोक्ता पर उसका क्या असर पड़ा। और इसके साथ साथ जीडीपी जो कि हमारे देश की सकल घरेलू उत्पाद है। ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, मेरे ख्याल से आपको समझ आए ज़रूर होंगे। अब इस बदलाव की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, वास्तव में ये जो आधार वर्ष है ये वास्तव में 7 से 10 साल के बीच में बदल दिया जाता है हमेशा ही। ये इस बार ये काफ़ी लंबा चला गया, कोविड के कारण बड़ी ही अनस्टेबिलिटी रही और इस कारण ही थोड़ा सा समय लगा, जो कि लगभग 15 साल का समय लग गया। लेकिन आधार वर्ष इसलिए बदलना होता है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था लगातार बदलती रहती है। हमारे देश में नई टेक्नोलॉजी आती है, नए उद्योग आते हैं, जैसे कि आज हम डिजिटल इकोनॉमी के दौर में रह रहे हैं, जैसे हमारे उपभोग का पैटर्न बदल जाता है ना। तो हम पुराने बेस ईयर पर आधारित अर्थव्यवस्था अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम सही से पता नहीं कर पाएंगे कि हमारी आज की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के मानक चल रहे हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स को देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर 5 से 10 साल में लगातार बेस ईयर को अपडेट किया जाता है। ठीक है, तो जैसे आप देखिए ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ा है, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सब नई चीज़ें आई हैं, सेवा के क्षेत्र में विस्तार हुआ है, सर्विस सेक्टर ग्रो किया है, कोविड के बाद लोगों के कंजम्पशन पैटर्न बदले हैं। इस वजह से हमें अर्थव्यवस्था का जो आधार वर्ष है उसे बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसके क्या प्रभाव होंगे और इसके क्या फ़ायदे होंगे, तो हम तीनों सेगमेंट के लिए देखेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट के लिए देखेंगे, सरकार को इससे क्या फ़ायदा होगा। सरकार अपने लिए एक बेहतर नीति निर्माण कर सकेगी जब उसे अर्थव्यवस्था की सही स्थिति का पता होगा, तो सेक्टर वाइज कहाँ पर किस प्रकार की ज़रूरत है उसको वो एड्रेस कर पाएगी, उसी के हिसाब से पॉलिसी निर्माण होगा, उसी के हिसाब से बजट एलोकेशंस किए जाएंगे। जब हमें अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर पता होगी तो ग्रोथ के टारगेट और विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्त करने में हमें मदद मिलेगी और हम ज़्यादा इफेक्टिव प्लानिंग कर सकेंगे, प्रभावी योजनाएं बना सकेंगे, क्योंकि हमें अपनी वीकनेसेस, अपनी कमजोरियां और ज़रूरतें साफ साफ पता होंगी। आम जनता के लिए, हमारे आपके लिए क्या स्थिति होगी? हमें सबसे पहली बात है कि मुद्रास्फीति का सही डेटा मिलेगा और सही पता चलेगा और उसी के हिसाब से सब्सिडी की टारगेटिंग की जाएगी सरकार के द्वारा।
और हमें आर्थिक स्वास्थ्य भी अपने देश का बिल्कुल क्लियर पता चलेगा। अगर हम व्यापार और निवेशकों के लिए बात करें तो उन्हें बाजार के सही संकेत प्राप्त होंगे और वो उसके हिसाब से अपने निवेश की स्ट्रेटेजी बना सकेंगे, रणनीति बना सकेंगे, फर्दर निवेश कर सकेंगे और बेहतर निर्णय ले सकेंगे। तो इस प्रकार अगर आप देखते हैं तो अर्थव्यवस्था में हर सेगमेंट में प्रभाव पड़ेगा। इकोनॉमिक पॉलिसी से लेकर सब्सिडी की पॉलिसी, ग्रोथ के टारगेट्स, अचीवमेंट्स और सरकार के आगे की प्लानिंग, जो फ्यूचर प्लानिंग है, वो सब इससे प्रभावित होने जा रही है। तो एक अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव और आधुनिकीकरण लाएगा, क्योंकि हमें आज के लेवल पर अपनी अर्थव्यवस्था के सही डेटा पता चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी इस वीडियो में। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ टेलीग्राम का मेरा चैनल है यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से, आप इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी डाउट्स या क्वेरी है आप कमेंट करके पूछिए या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वाज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.